नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर 2011 के गणित के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को। तो उम्मीद है, आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को हमारे सपोर्ट करेंगे। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ यह प्रयास किया जा रहा है ताकि उन सभी परीक्षार्थियों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्न को और देखते हैं 29 प्रश्नों को जो आपके सीटेट में प्रीवियस ईयर 2011 में पूछे गए थे। साथ ही मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास यह वीडियो पहुंच सके और वह जो है इस वीडियो से लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी कर सकें। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा। तो प्रश्न में ही दिया गया है कि उसके विपरीत फलकों का जो संख्याओं का योग होता है वह 7 होता है। तो आप ऑप्शन में ही चेक कर लेंगे, 2 और 1 3 हो रहा है, 6 और 3 9 हो रहा है, तो ऑप्शन होगा नहीं। और भी ऑप्शन इसको आप देख लेंगे, 4 3 7 हो रहा है परंतु 2 और 1 3 हो रहा है, 6 और 5 11 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखेंगे, 2 और 5 7 हो रहे हैं, 1 और 6 7 हो रहे हैं, 4 और 3 7 हो रहे हैं, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। इसके जो विपरीत फलकों की संख्याओं का योग है वह 7 आ रहा है, तो राइट आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है अनुमान लगाना, व्यापक हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग या फिर क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो गणित हल करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना जो है क्रियाकलाप आधारित उपागम में शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो इसमें नीचे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले आप इस वाक्यों को सावधानी से पढ़ेंगे। 2D आकारों के भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनके विशेषताओं का मिलान करना, या फिर 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, या 2D आकारों को छांटना, या फिर 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो सबसे पहले जो है 2D आकारों को छाटेंगे और जो है उसके बाद 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे। पहले मिलाएंगे और उसके बाद फिर जो है हम उन विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों के विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले ए ऑप्शन में सी ऑप्शन सही हो रहा है और उसके बाद ए वाला क्रम, डी वाला क्रम और फिर लास्ट में बी यानी 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करेंगे। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है संत्राक्त परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना, या फिर प्रगति पत्र को भरना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य जो है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना है। अगला प्रश्न है। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह से प्रश्न बताते हैं। राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या फिर राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? प्रयास किया जाएगा तो सब कुछ किया जा सकता है। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर नहीं खोजता है, जबकि जो है और न ही राजा को भाषा समझने में कठिनाई है, बल्कि ये जोड़, घटाना, गुणा और भाग ये सभी क्या है? संक्रियाएं हैं। ये चारों के चारों क्या है? संक्रियाएं हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। अगला प्रश्न देखेंगे।
एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का आपका जो है समचतुर्भुज का विकर्ण और इसका जो परिभाषा होता है आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका जो डायमीटर होता है हाफ √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो इसमें अगर आप हम मान रख देते हैं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36 और यहाँ पे हाफ हो जाएगा और इसको बाहर निकालेंगे तो ये 64 36 100 यानी 100 हो जाएगा। तो हाफ और 100 का जो वर्गमूल निकलेगा 10 काटेंगे तो भुजा की लंबाई 5 आ जाएगी। और जब हम इसकी समचतुर्भुज की परिमाप की बात करें तो 5 5 5 ऐसे रख के भी आप लगा सकते हैं, 5 5 10 5 15 5 20, या फिर इसका फार्मूला होता है परिमाप का 4a यानी 4 × 5। तो 5 में 4 का गुणा करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश डैश से शुरुआत कर सकता है। भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। हथेली पत्ते पेंसिल नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, या फिर इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए जो है एक अध्यापक जो है हथेली पत्ते पेंसिल नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल को तुलना करके शुरुआत कर सकता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। देखते हैं अगले प्रश्न को। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास या उसे पढ़ाने की विधि। तो प्रश्न में नकारात्मक पूछा गया है यानी नहीं है। उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। निर्धारित सूत्र नहीं बताना है, जबकि उन्हें कई तरीकों से समझाना है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक शिक्षक कक्षा से यानी किसी भी एक फिगर पे 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। तो कौन सा निरूपण गलत है जो 108 भाग को 1/8 भाग को निरूपित नहीं करता है। 1/8 यानी यहाँ पे देखेंगे 4 ये 4 8 और इसमें से एक भाग प्रदर्शित किया गया यानी 1/8 को प्रदर्शित करता है। इसमें देखेंगे 2 2 4, ये भी 2 2 4 यानी ये भी 1/8 भाग को प्रदर्शित करते हैं। एक भाग इसमें कलर किया गया है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ही है यानी ये 1/7 भाग को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ये भी 1/8 भाग को प्रदर्शित करता है, जबकि सी वाला जो है 1/7 भाग को प्रदर्शित कर रहा है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। 407928 को पढ़ा जाएगा यानी इसको कैसे पढ़ा जाएगा शब्दों में। ये है 4,07,928, 4,79,028, 47,928 या फिर 40,928। तो हम लोग प्राथमिक स्तर पे ही पढ़े होंगे, 5 कक्षा निचले कक्षाओं में भी हमने भी पढ़ा है। ऐसे पढ़ते थे दाहिने से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 4,07,928। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को प्रक्रम से लगाइए। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। और डी में दिया गया है शिक्षार्थी मीटर यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं।
तो सबसे पहले जो है शिक्षार्थी इसमें क्या करेंगे, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु सबसे पहले शिक्षार्थी जो है सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेंगे। और उसके जो बाद है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए उसके बाद अमानक इकाई का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, और अंत में जो है शिक्षार्थी मीटर यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो जो सबसे राइट आंसर आपका सटीक चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक ऑपरेटर इस चिन्ह को दिखाया गया है से निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए तो ये 4+3, 4+6, 5+4 यानी 5, 6, 7, 8, 4+4 यानी आप यहाँ पे ध्यान देंगे 4, 5, 6 और 5+4 है तो 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 6 प्लस ये राउंड में प्लस है 6 + 7 + 8 + 9, तो n + 8 का मान क्या होगा। तो n + 8 का मान यहाँ पे पूछा गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ और यहाँ पे देखेंगे n + 1, n + 2, n + 3, n + 4, n + 5, n + 6, n + 7, n + 8 यानी इस प्रकार से हम n + 7 तक जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक n + 8 यहाँ तक 8 n हो जाएगा हमारा। और इसको जोड़ेंगे n + 1 में 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21 और 6, 21 और 7, 28 यानी n + 7 तक हम जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8n + 28। तो लिखावट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, इस तरह से इसको लगाएंगे n + 1, n + 2, n + 3, n + 4, सॉरी n + 1, n + 1 डैश 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 आप यहाँ तक n + 7 तक जाएंगे तो बीच में आपका आएगा n भी आएगा 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से जोड़ेंगे 1n, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, 9, 8n यानी 8n आपका ऐसे हो जाएगा। और जब 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28 ये हो जाएगा 28 यानी आपका आंसर आ जाएगा 8n + 28 जो ऑप्शन सी में है। तो राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती है फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने और यह समझने के लिए कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती है और कुछ फिसलती है सहायता करो। एनसीईआरटी कक्षा के सेकेंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझाने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं, या फिर चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, या फिर आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, या फिर निदर्शन से में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। तो जहाँ भी ऑप्शन में सहायता करने से संबंधित बच्चों के बारे में आए तो वो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तो आप इस तरह से ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है कि सवालों को उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिक सूत्रों को याद करना, या फिर बहुत जल्द सवालों को हल करना। ये सभी चीज़ें नहीं होगी बल्कि होगी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध स्थापित करना। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जो है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना जो है जरूरी है। तो राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है और कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम 450 ग्राम है। आमों के भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो अगर हम आपसे पूछें कि 8,
5 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 3। तो 3 कहाँ से आया, 8 में से 5 घटा दिया, 3 आ गया। तो सेम उसी प्रकार आपको यहाँ भी घटा देना है। 2 किलो बराबर 2000 ग्राम, पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और 600 ग्राम 2600 ग्राम हो जाएगा, और 1 किलोग्राम 450 ग्राम जो है 1450 ग्राम हो जाएगा। और जब इसको माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, और ये 1, यानी 1150 ग्राम, यानी 1 किलो 150 ग्राम। इसको जब किलो में कन्वर्ट करेंगे, 1000 ग्राम अलग, 150 ग्राम अलग, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। कबाड़ी वाला भोपाल की शहर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। किस लिए किया गया है? कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितज्ञ विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु, विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, या फिर उन्हें अलग से समझाने के लिए, या दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए ऐसा किया गया है। जैसे कबाड़ बेचने वाला भोपाल की शहर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ये चीज़ें जो इसमें इंक्लूड की गई है। अगला प्रश्न है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है? यानी दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, तो दाम बढ़ेगा तो कभी भी ऊपर की तरफ जाएगा, न कि नीचे की तरफ झुकेगा। तो बी में भी ऑप्शन झुक रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सी में जो है ये भी नीचे की तरफ डाउन हुआ है। तो डी में हम देखेंगे कि दाम जो है यानी कीमत क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूँकि अंश समान है और 7/5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया। रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है, या फिर रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता, या फिर रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यहाँ पे भिन्न की तुलना की गई है, यानी छोटा बड़ा है तो तुलना किया गया है। तो यहाँ पे तुल्य भिन्नों की अवधारणा का जो है रोहित नहीं समझ रहा है, तो राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश डैश से शुरुआत कर सकता है। उसके आसपास की वस्तुओं के भिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, या फिर संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, या फिर A/B यानी A/B के रूप में भिन्नों को लिखना, जिसमें B इज नॉट इक्वल टू 0, यानी B का मान 0 न हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ, उनके आसपास की वस्तुओं में विभिन्न भागों की पहचान करना। अगला प्रश्न देखेंगे। माचिस की तिलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी? तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले चरण में 2 तिलियाँ हैं, 2 2 4 2 6 तिलियाँ हैं, 2 नीचे और 2 2 4 ऊपर 6। पुनः हम ऊपर देखेंगे, दूसरे चरण में 2 2 4 तिलियाँ हैं, और 4 3 7 और 7 3 10, यानी पहले 6 था फिर 10 हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे 2 4 6, 6 2 8 2 10 11 12 13 14, यानी यहाँ पे 14, यानी प्रत्येक चरण में जो है +4 की बढ़ोतरी हो रही है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर इसी प्रकार हम 15वें तक जाएंगे तो यानी 14 और जाएंगे, और 14 में 4 4 तिलियाँ बढ़ेंगी, 14 चौके 56 और +6 पहले स्थान पे ऑलरेडी है, तो 14 चौके 56 और +6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। तो 62 आ जाएगा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। एक आयत की लंबाई L और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए? तो आयत का जो परिमाप होता है 2L + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। प्रश्न में बोला गया है कि एक जो आयत की लंबाई है उसको दुगनी कर दी जा रही है, यानी 2L हो जाएगा, और चौड़ाई जो है उसकी आधी है लंबाई के, यानी लंबाई 2L है, तो L/2 हो जाएगा, यानी L की आधी है।
और लंबाई को वृद्धि कर दिया गया है और चौड़ाई जो है वही का वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो यहाँ पर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 दूना 4l प्लस यल अपान 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 4l आपका 5l यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं, या इसके 6 फलक और प्रत्येक फलक षटभुज होता है, या एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका जो षटभुजाकार आधार होता है, या फिर इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और ये 6 आयताकार फलक होते हैं। तो जो आपका ये षटभुजाकार होता है, यह 6 ऊपर जाके एक बिंदु पे मिलते हैं और इस प्रकार से होते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार जो है आधार होता है। आधार जो होता है इससे इसका 6 भुजाकार होता है, षटभुजाकार यानी 6 भुजाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है? 9099, 8999, 9999। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली 9000 संख्याएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 1/3 का 3/4 है तो 1/1/2 क्या होगा? तो 1/1/2 पूछा गया, यानी 2 एकम 2 1 3/2, 2 एकम 2 3, 3/2 क्या होगा? तो ऑप्शन दिया गया है, तो ये तो पूरा पूरा दिखाया गया है, पूरा 4 भाग, ये भी पूरा पूरा दिखाया गया है 2 भाग। इसमें जो है एक 3 भाग दिखाया गया है और एक आधा भाग दिखाया गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, यह जो है 3/2 भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संख्या इतना का सन्निकट हजारवा मान होगा, यानी 49,532 का सन्निकट हजारवा मान क्या होगा? तो हजारवा पूछा गया है, तो 1000 आपका यहाँ पे है। अगर दसवा, सैकड़ा, इकाई, तो 1000 पे 9 है और उसके जस्ट बाद 5 से अधिक संख्या है, तो 5 से अधिक होगा तो उसके आगे की संख्या लेंगे तुरंत बाद आने वाली, और 5 से कम होगा तो उसके नीचे वाली संख्या लेंगे। तो राइट आंसर चला जाएगा 49 के बाद ये 5 है तो 50 आएगा, यानी 5000, ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न की संख्या में से कौन सी महत्तम संख्या है, यानी सबसे बड़ी संख्या? महत्तम में हम क्या निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या। तो इसको हम देखेंगे 2 2 4 और 6 का जो वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64 हो जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, और इसको जब करेंगे 2 दूना 4, 4 का वर्ग फिर से करेंगे 16, और 16 का वर्ग करेंगे 256। तो महत्तम सबसे बड़ा पूछा गया है, तो 256 यानी डी सबसे बड़ा मान आ रहा है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। स्टेशन नई दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, निगमन, आगमन इसमें दिया गया है, और 3 बसें जो हैं जो नई दिल्ली से मथुरा को जा रही हैं, इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। इनमें कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? बस 2 एवं बस 3 दोनों समान समय लेती हैं, बस 1, बस 2, बस 3। तो सबसे कम समय कौन सा लेती है? तो इसके लिए आप यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे, आगमन में से निगमन को, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यह जो 0 0 इसको हम 24 मान लेंगे। 24 40 24, यानी 24 में से 19 गया 5, 40 में से 15 गया, घटा लेंगे 5 2, यानी 5 घंटा 25 मिनट। और इसको घटाएंगे 18 में से 12, तो घट जाएगा, मगर 10 में से 30 मिनट नहीं घटेगा। इसमें से 1 घंटा लेंगे 60 मिनट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको घटाएंगे 60 में से 30 के 30, और आपका जो 17 में से 12 जाएगा 5, यानी घंटा 30 मिनट। और चौथा जो आपका ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, इसका आपका कितना आया था? 5 घंटा 24 में से 19 गया 5,
00 को 24 लिख सकते हैं। रेलवे स्टेशन पे आप देखे होंगे जो 24 आवर्स वाला घड़ी होता है जी, 23 के बाद 00 हो जाता है जिसे हम 24 कहते हैं, और 40 में से घटाएंगे तो 5:35 हो जाएगा, 5 घंटा 35 मिनट। इसको घटाएंगे तो 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, 40 मिनट। और इसको जब हम घटाएंगे 21 में से 16 गया 5, और 55 में से 45 गया 10, यानी जो सबसे कम समय लेगा वो बस नंबर 3 लेगा। तो राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक के नीचे दी गई त्रुटि ज्ञात हुई। 1 + 2 + 1/3 बराबर 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। तो हमने आपको एक और प्रश्न बताया था, जहाँ भी सहायता आए वो प्रश्न थोड़ा सा सकारात्मक होता है। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है, बच्चे से कहे कि वो अधिक से अधिक अभ्यास करे। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जैसे ही बड़े होंगे वह समझ जाएंगे। या फिर प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करें। तो यहाँ पे प्रत्येक में नहीं, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा जो है उसे समझ नहीं है, इसीलिए वह जो है यहाँ पे प्रश्न को गलत किया है। जोड़ घटाना में हमें लघुत्तम समापवर्तक की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने में जो है बच्चे की सहायता करें। अगला प्रश्न है, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी सी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन है, वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। या फिर वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे। या फिर वह प्रत्येक सवालों के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने विचारों को जांचें। या फिर वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंच सकते हैं और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सा है। तो इस प्रश्न का सबसे सटीक और राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। वह पूरी कक्षा के लिए जो है चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों तक पहुंच सकते हैं और उत्तर पहुंचने का प्रभावी युक्ति कौन सी है। आखिरी प्रश्न है, इस देखेंगे, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण प्रकौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। या फिर क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशासित किए गए हैं, इसलिए इसे अति आवश्यक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को जो है बढ़ावा देते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।